हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस पीवाई क्यूज सॉल्यूशन बैच में। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि बिहार पुलिस में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसको लेंगे और उस संबंधित जो भी जानकारी होगा आपको देने का प्रयास करेंगे। और पीवाई क्यूज क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कुछ पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होगा जब तक फिर VSC में पूछे गए प्रश्न को समझिएगा नहीं, उसके अनुसार तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपको रिजल्ट नहीं होगा। तो इसको अगर देख लेते हैं तो आप मान के चलिए अगर पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट आपको होगा। ठीक है, चलिए अब साथी क्या है, देखिए इसके अलावा क्या है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई की है करना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तब उसके लिए क्या है कि बिहार पुलिस 2025 कंफर्म सिलेक्शन बैच चल रहा है। 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन पर उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर पढ़ाई वढ़ाई किए हुए होगा तो इसको देखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपको 100 दिन। लेकिन आप समझिए क्या कि मनरेगा क्या होता है। समझिए सबसे पहले क्या है कि हमारा संविधान में क्या है, अनुच्छेद 41 है जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। उसमें क्या है, काम के अधिकार के बारे में चर्चा है। अब ध्यान रखिएगा काम के अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसी को क्या है मूर्त रूप देने के लिए उस समय बोल सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री थे आपको मनमोहन सिंह। क्यों थे मनमोहन सिंह थे आपको प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और क्या किया गया कि 2005 में एक एक्ट पारित किया गया, उसको बोला गया नरेगा। क्या बोला गया? नरेगा बोला गया। अब इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या होता है नेशनल, आर से हो गया आपको रूरल, ए से हो गया, एक मिनट यहाँ ई होगा बाबू, ई से हो गया एम्प्लॉयमेंट हो गया, और जी से हो गया आपको गारंटी, क्या हो गया आपको गारंटी हो गया। ठीक है, ए से हो गया एक्ट हो गया। तो 2005 में क्या है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पारित किया गया, और यह जो लागू कब हुआ आपको फरवरी 2006 में लागू हुआ। ठीक है, इसी का नाम चेंज कर दिया गया 2009 में नाम चेंज कर दिया गया। इसके आगे लगा दिया गया महात्मा गांधी के नाम पर MG, एम से हो गया महात्मा गांधी, या फिर वही हो गया अपना नरेगा हो गया, क्या हो गया नरेगा हो गया। सुनिएगा तो बेसिकली क्या है कि चाहे तो हिंदी में नरेगा बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं NRE आपको GA, और मनरेगा आपको हिंदी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में लिखते हैं MG नरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो रूरल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, कौन काम, स्किल काम नहीं, मजदूर वाला काम, स्किल काम नहीं पूछा गया, स्किल वाला काम नहीं, क्या मजदूर वाला काम, ठीक ना। तो 100 दिन का क्या उसको आपको गारंटी काम मिलेगा। इसके लिए किया जाता है कि जो ही व्यक्ति क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या काम करना चाहता है तो उसको क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो उसको 5 किलोमीटर के अंदर में 15 दिन के भीतर उसको क्या मिलेगा, आपको जॉब मिल जाएगा। अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, और 1 साल में कम से कम कितना दिन मिलेगा, 100 दिन आपको कम से कम काम आपको उसको मिलेगा। ठीक है, क्या एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना भी वर्कर रहता है ना उसमें क्या है कि 33% क्या है महिला का रहना क्या आपको जरूरी है। 33% महिला के लिए क्या होता है आपको रिजर्व होता है। अब जो मनरेगा जो कार्यक्रम होता है इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो कौन करता है, ग्राम पंचायत। कौन करता है आपको, ग्राम पंचायत कौन करता है, इम्प्लीमेंट करता है। अब इसका मनरेगा का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है गाँव में बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करना, जैसे नली बनता है, गली बनता है, पोखरा बन रहा है, तालाब बन रहा है ना। प्लस क्या है कि महिलाओं को बोल सकते हैं कि सशक्त करना, ग्रामीण क्षेत्र को जो ऐसे लोग जो कि जिनके पास स्किल नहीं है वो आपका काम कर सकते हैं। अगला चीज़ पूछेगा क्या इसमें सभी कास्ट के लोग काम कर सकते हैं, तो हाँ इसमें सभी कास्ट के लोग काम कर सकते हैं। ऑप्शन दे देगा ये केवल SC ST के लोग काम कर सकते हैं, नहीं जी, आप कोई भी कास्ट क्या है जो आपको काम करना चाहता है मजदूर वाला वो काम आपको कर सकता है। ठीक है, तो इतना क्या हम मनरेगा से आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलिए। अगला पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था। देखिए तो पहले समझिए क्या है, संविधान सभा का गठन की बात करते हैं तो इसका गठन नवंबर 1946 में हुआ था। लेकिन संविधान सभा होता क्या, देखिए संविधान सभा क्या होता है, संविधान बनाने वाला आपको सभा। संविधान क्या होता है, एक किताब होता है, क्या होता है, किताब होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से क्या होता है देश का शासन चलता है, उसी को संविधान कहते हैं। तो संविधान को लिखने वाले लोग चाहिए, तो वही लोग का जो समूह था उसी को कहा गया संविधान सभा। तो पहले हमारे यहाँ भारत था, इंग्लैंड हमारे यहाँ शासन कर रहा था, तो इंग्लैंड जब यहाँ से जाने का सोच रहा था तो सोचा कि आपके लिए संविधान बना देते हैं। तब क्या किया, कैबिनेट मिशन को हमारे यहाँ भेजा। ठीक है, और उसके बाद कैबिनेट मिशन के सिफारिश से हमारे यहाँ संविधान सभा का आपको बोल सकते हैं गठन किया गया था। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा।
1946 में देखिए क्या क्या घटना घटा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पहले समझिए क्या है कैबिनेट मिशन। हमारे यहाँ क्या है, आपको कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। फिर बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, चुनाव होगा, लोग चुनाएगा ना तो चुनाव होगा। चुनाव हो जाएगा तो कोई टेम्प्रोरी सरकार बना दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं अंतरिम सरकार। क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार बोलते हैं। और अंतरिम सरकार बन जाएगा, उसके बाद संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और संविधान सभा क्या होगा, फिर आपको बैठक होगा। तब इसे पूछेगा कौन कौन, देखिए सब 1946 में ही होगा। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आएगा, तो ये डेट याद कीजिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसी की सिफारिश पर हमारे यहाँ क्या हुआ, संविधान सभा का नियुक्ति किया गया, गठन किया गया। अब जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या होगा, आपको चुनाव होगा। तो चुनाव कौन हुआ, तो चुनाव आपका जुलाई महीना में, चुनाव कब हुआ, जुलाई महीना में 1946 में। अब पूछेगा कि अंतरिम सरकार कब बना, तो अंतरिम सरकार बनाया गया आपको सितंबर में। कौन, आपको सितंबर 1946 में क्या है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। अब पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो आपको नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का बैठक कब किया गया, दिसंबर में। कब किया गया, दिसंबर 1946 में। लेकिन जानते हैं दोस्त क्या है, कि आप पूरा डेट भी याद कर लीजिएगा। पहला बैठक आपको 9 दिसंबर को हुआ था, पहला बैठक आपको 9 दिसंबर को 1946 को आपको हुआ था। क्लियर हो गया। तो बोलिए संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया, तो नवंबर 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति, क्या बोलता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। समझिए क्या है, यूरोप में एक देश क्या है आपको, फ्रांस है। तो फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति हुआ। फ्रांस में बेसिकली क्या था, पहले सब जगह क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब क्या है कि राजा ही पूरा सिस्टम को चलाता था, राजा का ही शासन होता था। लेकिन राजा क्या होता था आपको, निरंकुश। निरंकुश मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं था, वो सब तानाशाह बन जाता था। जिसका ऊपर अंकुश नहीं रहेगा क्या बन जाएगा, आपको तानाशाह बन जाएगा। तो समझिए क्या हुआ था कि एक लुई आपको 16वां, लुई 14वां, पहले लुई 14वां समझिए। लुई 14वां क्या था, एक फ्रांस का शासक था जो बहुत ज़्यादा क्या था, निरंकुश हो गया था। वो बोलता है कि मैं ही राज हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि मैं ही राज हूँ, यह किसने कहा था, तो लुई 14वां कहा था। लेकिन समझिए फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो ये 1789 में हुआ था। किसके समय में, तो आपको लुई 16वां के समय में। लुई 16वां के समय में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुआ 1700। लुई 16वां का संबंध कौन वंश से था, तो पूछेगा बुर्बो वंश। कौन, आपको बुर्बो वंश। क्वेश्चन पूछा गया है, लुई 16वां का संबंध क्या था, आपको बुर्बो वंश से था। इसी के समय में क्रांति हुआ। अब जानते हैं लुई 16वां का क्या गया, पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद कैसे फांसी की सजा दिया गया। और बिहार में इसमें क्वेश्चन पूछा गया कब फांसी दिया गया, तो 1793 में। 1793 में इनको, 89 में क्रांति शुरू हुआ और 1793 में इसको फांसी दिया गया, ठीक है। अब आगे चलेगा, फ्रांस की क्रांति के बाद परिवर्तन क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ, बोल सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद आप बोल सकते हैं कि जनता को कई सारा अधिकार मिलेगा। हालांकि बाद में क्या होता है, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या कि नेपोलियन क्या आता है, शासक आ जाता है, नेपोलियन के बारे में कहा जाता है। ये स्टेटमेंट में पूछेगा किसके बारे में कहा जाता है, जिसने क्रांति से जन्म लिया, वो क्रांति को ही कुचल दिया, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र के नाम पर नेपोलियन आया, लेकिन बाद में क्या किया, अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण नारा क्या रहा, तो समानता। क्या हो गया आपको, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व को ही बोलते हैं आपको भाईचारा। क्या बोलते हैं, आपको भाईचारा बोलते हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण नारा क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या भाईचारा, ठीक है। अब पूछेगा कि भारत का जो प्रस्तावना है, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल। देखिए प्रस्तावना तो इसे लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसका भाषा पूछेगा तो भाषा कहाँ से, आपको ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना में जो ये आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ, 1789 में। आगे चलेगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। योग दिवस को बोलते हैं आपको इंटरनेशनल योगा दिवस इसको बोलते हैं। देखिए क्या हुआ कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र, भारत के प्रयास से क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि हम क्या मनाएंगे, योग दिवस मनाएंगे, योग दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो निर्णय कब लिया गया, 2014 में। लेकिन पहला बार योग दिवस मनाया कब गया, अब तो वही 2015 में कितना तारीख, 21 जून 2015 को पहला योगा दिवस आपको मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली होता क्या ना
कि ये आपको पृथ्वी हो गया, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे में हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है आपको, सबसे बड़ा दिन होता है। पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, किस तारीख को, 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक ना। इसी को समर सोल्स्टिस बोलते हैं, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। क्या बोल सकते हैं आपको, ग्रीष्म संक्रांति इसको हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। 21 जून को होता है। और 21 जून की क्या होता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहला बार मनाया गया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आपको पर्यावरण दिवस, क्या आपको पर्यावरण दिवस के बारे में, पर्यावरण, देखिए पर्यावरण दिवस जानते हैं, ये आपको 5 जून को मनाया जाता है। क्या तारीख को, 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन जानते हैं निर्णय लिया गया था कि मनाएंगे 1972 में, लेकिन पहला बार 1973 में मनाया गया था। 1973 में मनाया गया था। कई जगह 1974 भी देगा तो आंसर नहीं होगा, वेबसाइट से हम ये आपको बता रहे हैं 1973 में। उस तरह से योगा दिवस सर्वप्रथम कब, 2014 में निर्णय लिया गया, अब 15 में मनाया गया। पर्यावरण दिवस पहला बार आपको निर्णय लिया गया का 5 जून को 1972 को निर्णय लिया गया और 1973 से मनाया जाना शुरू हो गया, ठीक है। क्लियर है, आगे चलिए। भारत में बोलता है कि सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है। देखिए पानी जो होता है ना, पानी में जो नमक होता है, पानी में क्या होता है, नमक होता है, इसी को साल्ट बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो पानी में नमक रहेगा तो साल्टी बोलेंगे, नमकीन बोलेंगे, खारा बोलेंगे। आप जानते हैं क्या होता है कि देखिए नमक में क्या करेगा, 5 पीपीटी, क्या बोले आपको, 5 पीपीटी, रुकिए दोस्तों, हाँ 5 पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000 होता है। तो 5 पीपीटी से अगर कम रहेगा नमक पानी में तो उसे बोलते हैं मीठा पानी। क्या बोलते हैं, मीठा पानी कहा जाता है, फ्रेश वाटर कहा जाता है। लेकिन अगर क्या है कि 5 पीपीटी से अधिक अगर नमक हो गया तो उसे बोलते हैं आपको खारा पानी। क्या बोलते हैं आपको, खारा पानी या साल्टी वाटर कहा जाता है। और समुद्र का औसत लवणता पूछेगा तो 35 पीपीटी होते, ध्यान रखिएगा। 35 पीपीटी क्या होता है, समुद्र का औसत लवणता होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो पानी झील है तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है। तो समझिए क्या, बुलर झील की अगर बात करते हैं तो ये आपको मीठा पानी का झील, क्या आपको मीठा पानी का झील है। और लोकटक झील भी मीठा पानी का झील है। अब समझिएगा भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है, आपको बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में, कहाँ पड़ता है आपको, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और लोकटक झील कहाँ पड़ता है आपको, मणिपुर में। और यही आपको लोकटक झील के अंदर में क्या है, कैबू लजमाओ, क्या आपको है, कैबू लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में पड़ता है। जो कि विश्व का एकमात्र क्या है आपको, फ्लोटिंग, क्या बोलेगा, फ्लोटिंग, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क आपको कौन है, कैबू लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो लोकटक झील में है। अब लोकटक झील क्या है कि देखिए भारत हो गया, यहाँ पर समझिए क्या, कोई मणिपुर इधर हो गया। तो इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर पूरा एरिया को बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट का सबसे मीठा पानी का झील कौन हो गया, लोकटक झील। लेकिन पूरे भारत का बोलेगा तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर क्या आपको बुलर झील है। तो बुलर झील पूरे भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। अगर वही बोलेगा कि विश्व का सबसे मीठा पानी का झील कौन है तो कौन है आपको, सुपीरियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आंसर चाहे तो सांबर होगा, चाहे तो आपको अच्छा नैनीताल की बात करते हैं। नैनीताल जानते हैं क्या है, आपको पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है आपको, उत्तराखंड में आपको पड़ता है, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पर बच गया कौन, सांभर। तो सांभर ले क्या सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, फंसाएगा, आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्त क्या है, देखिए ये भारत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा, यहाँ पर क्या आपको उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या चिल्का झील, क्या आपको चिल्का झील है, ये भी खारा पानी का झील है। और यहाँ पर आपको राजस्थान है, राजस्थान में क्या आपको सांभर झील है, सांभर झील है। दोनों ही खारा है, दोनों ही नमकीन है, लेकिन दोनों में नमकीन ज़्यादा कौन है, तो इस सांभर झील क्या है, सबसे अधिक नमकीन है। क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या है, जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जमीन से चारों तरफ घिरा रहता है, इसको इनलैंड बोलते हैं। तो इनलैंड साल्टी बोलेगा सबसे अधिक बड़ा झील तो कौन हो जाएगा, सांभर हो जाएगा। या भारत का सबसे खारा पानी का झील कौन हो जाएगा, तो सांभर हो जाएगा। लेकिन ये एक उड़ीसा क्या है, समुद्र किनारे तट पर बसा हुआ है, मतलब चिल्का झील। तो चिल्का झील क्या हो जाएगा आपको, तटीय भारत में सबसे अधिक खारा पानी की झील हो जाएगा। तटीय भारत में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक खारा पानी की झील कौन हो जाएगा, वो चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील को क्या होता है, दया रिवर से पानी मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए क्या हुआ कि जैसे हम संविधान के बारे में चर्चा किए थे, तो संविधान क्या हुआ कि हमारा बन करके तैयार हो गया। अब पहला बार क्या है कि 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, पहला बार संविधान को लागू किया गया या अंगीकृत किया गया, जो भी शब्द का इस्तेमाल करें उसका आंसर बना लीजिएगा 26 नवंबर को। अब चूंकि 26 नवंबर को पहला बार संविधान लागू किया गया तो 26 नवंबर को मनाते हैं आपको संविधान दिवस। क्या आपको संविधान दिवस आपको मनाया जाता है। यहाँ पर आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था, सारे प्रावधान को नहीं लागू किया गया था। बाद में क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के सारे प्रावधान लागू कर दिया गया, या संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और निर्णय लिया गया कि हम क्या रहेंगे, गणतंत्र रहेंगे। ठीक है, गणतंत्र रहेंगे।
गणतंत्र का मतलब क्या होता है ना, कहता है देश का हेड, जैसे देश का हमारा हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो देश का हेड जब चुना हुआ व्यक्ति होता है उसे गणतंत्र बोलते हैं। हम लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ चुनाव होता है तो लोकतंत्र भी हो गया। ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, वहाँ भी चुनाव होता है, लेकिन राजा रानी का वहाँ चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लेकिन राजा रानी का चुनाव नहीं होता। तो मतलब ये हो गया, ब्रिटेन की अगर बात करेंगे, ब्रिटेन क्या हो जाएगा, ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है कि ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ देश का मुखिया राजा रानी होता है। तो क्या हो जाएगा आपको, वहाँ राजा का चुनाव नहीं होता है, राजतंत्र हो जाएगा, लोकतांत्रिक राजतंत्र ब्रिटेन हो गया। भारत क्या हो गया आपको, भारत, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है और प्लस क्या आपको है, गणतंत्र है, गणतंत्र है। तो भारत क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बोलता है संविधान दिवस, तो संविधान दिवस 26 जनवरी को संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया और गणतंत्र रहने का निर्णय लिया, तो यहाँ मनाते हैं हमको जी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस को बोलते हैं रिपब्लिक डे, क्या बोलते हैं आपको, रिपब्लिक डे। जैसे हम लोग बच्चा थे तो पता नहीं चला कि रिपब्लिक डे क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। और सुनिएगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तब 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी को बोलते हैं आपको इंडिपेंडेंस डे, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। इसको ध्यान अब रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी और एक आपको 2 अक्टूबर ये 3 दिन हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रीय अवकाश। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय अवकाश होता है। राष्ट्रीय अवकाश कौन कौन दिन बताएं, एक आपको 15 अगस्त को बोल दिए, एक आपको 26 जनवरी को बोल दिए, ठीक है ना, और एक आपको 2 अक्टूबर को बोल दिए। महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है, इसको विश्व हिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, विश्व हिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को हमारे यहाँ छुट्टी, राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए, क्या हो जाएगा आपको, बताइए दोस्त, 26 नवंबर को। 25 जनवरी क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपको, 25 जनवरी को हो जाएगा, क्योंकि हमारा बोल सकते हैं कि चुनाव का गठन किया गया था। और 25 दिसंबर अगर पूछेगा, दिसंबर, तो यहाँ पर सुशासन दिवस, क्या मनाते हैं हमको, सुशासन दिवस मनाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 14 अप्रैल की बात करते हैं तो अम्बेडकर जयंती, क्या मनाते हैं आपको, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं आपको 14 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अंक की राजधानी कहाँ थी, अंक की राजधानी कहाँ था, अंक की राजधानी कहाँ थी। सुनिएगा, बेसिकली क्या ना कि ईसा के बोल सकते हैं कि 600 साल पहले की बात है। इसी को बोलते हैं 600 BC की पहले की, इससे ही पहले की बात है, 600 BC पहले की बात है। तो भारत में क्या हुआ ना कि 16 क्या हुआ, महाजनपद का उदय हुआ। महाजनपद, ये राज्य से थोड़ा छोटा होता है, महाजनपद का उदय हुआ। इसके बारे में वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपद के बारे में चर्चा कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये जो 16 महाजनपद था ना, इसमें 3 गो कहाँ था, बिहार में। 3 गो कहाँ था आपको, बिहार में महाजनपद था। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, पिक्चर यहाँ पर एड हो गया, इसको समझा देते हैं बाबू, देखिए यहाँ पर समझिए क्या हुआ। इसमें 3 की बात करते हैं, एक आपको बात करते हैं मगध की, किसकी बात करते हैं, मगध की बात करते हैं। मगध कहाँ था, बिहार में था। एक बात करते हैं अंग की बात करते हैं, ये भी कहाँ था आपको, बिहार में था। एक क्या आपको बजी, क्या हो गया आपको, बजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद में कितना महाजनपद बिहार में था, 3 गो। मगध क्या हो गया, पटना के आसपास इलाका हो गया ना, पटना गया जहानाबाद के आसपास, वो हो गया मगध हो गया। अंग भागलपुर मुंगेर हो गया, वो अंग हो गया। अब बजी हो गया, वैशाली के इलाका का हो गया ना, वो सब बजी हो गया। अब मगध की राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी। कहाँ था आपको, राजगिरी। शुरुआती राजधानी कहाँ था, राजगिरी, इसी को राजगिरी बोलते हैं। बाद में क्या हुआ, आपको लाया गया, आपको पटना लाया गया, ठीक ना। फिर बाद में कुछ दिन आपको वैशाली भी वैशाली भी कुछ दिन चला गया था, वैशाली भी चला गया था, फिर पटना गया था। लेकिन हमको जानते हैं, पूछेगा ना कि मगध की राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी रहेगा या तो पाटलिपुत्रा रहेगा। अगर प्रारंभिक बोलेगा तो राजगिरी बना लीजिएगा, ठीक ना। अंक का पूछेगा तो अंक का क्या था आपको, चंपा। कहा था अंक का राजधानी आपको चंपा था। बजी का बोलेगा तो क्या, वैशाली। बजी क्या बोलेगा, वैशाली बोलेगा, ठीक ना। अब जानते हैं क्या, बजी ऐसा गणतंत्र था, यहाँ पर बेसिकली लिच्छिवियों का शासन था। किसका, वो लिच्छिवी का शासन था बज्जी में। और यहाँ पर क्या था, आपको गणतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था था। तो जितना महाजनपद था ना, उसमें बोल सकते हैं कि बज्जी ऐसा महाजनपद था जिसमें लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था था। ये क्लियर हो गया। अब जानते हैं क्या हुआ कि यहाँ मगध क्या किया, यहाँ से निकला और सौंसे पर धीरे धीरे करते क्या हुआ, वो पूरा पका किया, कब्जा कर लिया, और तब क्या बना, मगध राज साम्राज्य बनते चला गया, ठीक है। अब आगे समझिएगा, कुछ और पॉइंट जान लीजिए। ऐसे तो बहुत 16 महाजनपद है, सबका याद रखना संभव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, उसका नाम क्या था, अस्मक। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक था। इस राजधानी कहाँ था, पोटन। क्या था आपको, पोटन था। एक महत्वपूर्ण है क्या आपको,
अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ था आपको? उज्जैनी। कहाँ था? उज्जैनी था, उज्जैनी था अवंती की राजधानी। और अवंती में क्या एक शासक था? चंड-प्रघोत। क्या नाम था? चंड-प्रघोत नाम था, चंद्र-प्रघोत था। ये मगध का किया, सबको जीतते जीतते यहाँ तक पहुँच गया, इसको जीतने का प्रयास किया, लेकिन चंड-प्रघोत को हरा नहीं सका। वो मगध का शासक उस समय कौन था? बिंबिसार था। तो लास्ट में से क्या किया? आपको दोस्ती कर लिया। और जब चंड-प्रघोत बीमार पड़ता है तो बिंबिसार क्या करता है? अपना राजवैद्य जिसका नाम होता है जीवक, जीवक क्या करता है? इलाज करने के लिए भेजता है। चंड-प्रघोत को आपको पांडु रोग हो गया, पांडु रोग को क्या बोलते हैं? आपको पीलिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपको जॉन्डिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इतना आपको कम से कम याद रखना था, ठीक ना। ऐसा बहुत सारा महाजनपद है, इतना याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, है ना। कौशल है, कौशल यहाँ पर है, ठीक ना। तो कौशल का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। कहाँ था? आपको श्रावस्ती था। अब आइए यहाँ, तो अंक की राजधानी कहाँ था बताइए? तो अंक राजधानी कहाँ था? आपको चंपा था, ठीक ना। बस हो गया। राजरी कहाँ था? पाटलिपुत्रा का था। कौशल कहाँ? श्रावस्ती था। हो गया, आगे बढ़िए। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए क्या हुआ कि ग्रह क्या होता है ना, कि देखिए जो सूर्य क्या बोलते हैं, जो सूर्य होता है, मान लीजिए सूर्य हो गया, तो सूर्य के चारों तरफ क्या अलग अलग क्या है? बॉडी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? ग्रह होता है जो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा करता है, ठीक है। इसको प्लानट बोलते हैं। अब देखिए पहले प्लानट की संख्या 9 था, वर्तमान में कितना हो गया? आपको 8 हो गया। आपको प्लानट की कितना हो गया? आपको संख्या हो गया, ठीक है। सबसे नज़दीक अगर सूर्य लीजिएगा, यहाँ पर सूर्य लीजिएगा, तो सबसे नज़दीक कौन होता है? आपको बुध होता है, सबसे नज़दीक बुध होता है। और सबसे लास्ट में कौन होता है? वरुण होता है। वरुण को आप नेपच्यून भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल सकते हैं कि मंगल होता है। और यहाँ पर क्या है? बृहस्पति है। मेन बता रहे हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है? क्षुद्र ग्रह के क्या होता है? आपको पेटी पाया जाता है। पूछेगा क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। और जो मंगल ग्रह है इसी को बोलते हैं लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आपको आयरन ऑक्साइड, क्या होता है? आपको आयरन का ऑक्साइड, आयरन का क्या होता है? आपको ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। अब देखिए यहाँ बुध है, बगल में क्या है? शुक्र। बगल में क्या बोले? आपको शुक्र है। तो बुध और शुक्र का कोई भी क्या होता है? आपको उपग्रह नहीं होता। बुध शुक्र क्या होता है? कोई भी उपग्रह आपको नहीं होता, ठीक ना। और इसके बाद क्या आता है? आपके पृथ्वी। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है? आपको चंद्रमा। कौन होता है? आपको चंद्रमा। अब मंगल के क्या होता है? 2 उपग्रह होता है। एक होता है फेमोस, क्या होता है? आपको फेमोस होता है। एक क्या होता है? आपको डीमोस, क्या होता है? आपको डीमोस होता है, ठीक है। तो फेमोस और डीमोस क्या है कि आपको सौर मंडल का बोल सकते हैं, सबसे क्या आपको छोटा ग्रह की श्रेणी में आपको आता है, ठीक ना। यहाँ बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति क्या होता है? सबसे आपको बड़ा ग्रह। बृहस्पति क्या होता है? आपको सबसे बड़ा ग्रह होता है। और इसी का एक उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीड। क्या होता है? आपको ज्ञानीमीड होता है। और ये भी क्या है कि उपग्रह में सबसे बड़ा है, सैटेलाइट में सबसे बड़ा कौन है? ज्ञानीमीड है। और छोटा में कौन हो गया? ये फेमोस, आपको डीमोस हो गया, जो आपको छोटा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और ठीक है, अब बृहस्पति का क्या होता है? कलर कैसा होता है? आपका पीला। कैसा होता है? आपको पीला होता है। अब पृथ्वी को जानते हैं, बोलते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं? आपको पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आपको पानी की उपस्थिति है, इसलिए इसको बोलते हैं, आपको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आपको क्या है? आपको शनि है। शनि के बारे में कहा जाता है कि पानी से भी क्या आपको हल्का है। अगर इसको पानी में डाल दीजिएगा तो क्या होगा? आपको तैरने लगेगा, ठीक है। और शनि की बात करते हैं, शनि के बाद क्या होता है? आपको अरुण। क्या होता है? आपको अरुण होता है। अब देखिए अरुण को बोलते हैं लेटा ग्रह। क्या बोलते हैं? आपको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो टोटल 8 को हो गया। क्या बोलिए? आपको सूर्य हो गया, बगल में बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल हो गया, और के बाद बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। वरुण सबसे क्या आपको दूर है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका शुक्र होता है उसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह बोलेगा तो कौन होता है? आपको शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? आपको शुक्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बुध नहीं होता, कौन होता है? आपको शुक्र होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं लाल ग्रह किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे बताइए? लाल ग्रह मंगल को कहेंगे। क्यों कहेंगे? आयरन के ऑक्साइड होता है। अब देखिए पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है ना, मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। क्योंकि जानते हैं पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर क्या है? आपको 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब मंगल अपने अक्ष पर क्या है? आपको 25 डिग्री अभी क्या है? आपको झुका हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बृहस्पति का बता दिए सबसे बड़ा ग्रह होता है। अरुण क्या बता दिए कि आपको लेटा हुआ ग्रह इसको बोलते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? झरोखा दर्शन की बात करता है। झरोखा मतलब होता है दिखाना, अपने आप को ना होता है कि अचानक से नहीं। झरोखा मतलब ये बोल सकते हैं कि अपने आप को जनता के लिए, बाबू जनता के, जैसे सुनिए फिल्म एक्टर जो होता है, आप शाहरुख खान, सलमान खान होते हैं, अमिताभ बच्चन होते हैं, तो लोग उनको देखने के लिए जाता है। प्रत्येक शाम को क्या करते हैं? अपना छत पर खड़ा होकर दर्शन देते हैं। इसी को बोलते हैं झरोखा दर्शन, ठीक है ना। तो झरोखा दर्शन बोल सकते हैं कि आपको मुगलों में अकबर ने क्या किया था? शुरू किया था झरोखा दर्शन। और क्या आपको? तुलादान।
तुलादान बेसिकली क्या था कि राजा को क्या सोना चांदी से उसका जन्म डे पर, बर्थडे पर तराजू पर तोला जाता था, ठीक है। तो इसी को तुलादान कहा गया। तो झरोखा दर्शन और तुलादान दोनों अकबर ने शुरू किया था। इसको बंद कौन करवा दिया था? तो औरंगजेब ने क्या किया था? आपको बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने आपको बंद करवा दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब अकबर के बारे में कहा जाता है कि क्या था, मुगलों में अनपढ़ था लेकिन सबसे क्या आपको महान था, सबसे महान था। अगला चीज़ ध्यान रखना है कि अकबर ने, जानते हैं आपको इस बोल सकते हैं, पूछेगा 16 है कुल, कि आपको 16 कुल की नीति अपनाए थे। क्वेश्चन पूछेगा 16 कुल। 16 कुल मतलब क्या होता है ना कि सब धर्म को मिला के रखने की इन्होंने बात कहा। इसने क्या किया, हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रखा और हिंदुओं के साथ खासकर राजपूतों के साथ क्या किया, इन्हें वैवाहिक संबंध, क्या आपको वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और सबसे पहले किस से वैवाहिक संबंध स्थापित किया? कछवाहा, क्या आपको कछवाहा राजकुमारी से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और वही अब जब औरंगजेब आता है तो क्या करता है, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक आपको कट्टरता की नीति अपनाता है, ठीक है। ये भारत क्या करता है, दारुल हर्ब से, क्वेश्चन पूछेगा दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की सपना देखता है, दारुल इस्लाम। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में क्या है, भले मुस्लिम का शासन था लेकिन यहाँ मैक्सिमम जनता क्या था, मुस्लिम नहीं था, हिंदू था। तो उसको क्या था, कन्वर्ट करना था कि आपको इस्लाम में। तो इसी को दारुल हर्ब से क्या करना था, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना अपना अपने, है ना। इसने कई सारे मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया था। 1707 में क्या होता है, इसका आपका मृत्यु होता है। इसका मृत्यु के बाद क्या होता है, बोल सकते हैं कि बिखर जाता है पूरा मुगल सम्राट, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, आपको बाबर। कौन करता है, आपको बाबर। बाबर के बाद कौन आता है, आपको हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद कौन आता है, आपको अकबर आता है। अकबर आता है। और अकबर के बाद कौन होता है आपका जहांगीर। कौन होता है, आपको जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद कौन होता है, आपको शाहजहां। कौन होता है, आपको शाहजहां आता है। और शाहजहां के बाद कौन होता है, आपको औरंगजेब आता है। ये देखिए, ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा दोस्त, औरंगजेब आता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बाबर, बाबर ने स्थापना किया था। और हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं देखिए, इसको हमेशा भटकते रहना पड़ा, बहुत ज़्यादा भारत में इसको रहने का मौका मिला नहीं। अकबर के बारे में बता ही दिए। अच्छा देखिए, अकबर को जहांगीर को बोलते हैं चित्रकला का स्वर्ण, क्या बोलते हैं आपको, जहांगीर के शासनकाल बोलते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं। अकबर के शासनकाल बोलते हैं हिंदी साहित्य, क्या बोलते हैं, मुगलों में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर काल को बोलते हैं। जहांगीर की चित्रकला। शाहजहां ने बहुत सारा निर्माण कार्य करवाया था। तो स्थापत्य क्या बोलते हैं, स्थापत्य का स्वर्णकाल, क्या बोलते हैं, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं। औरंगजेब क्या अपना धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बलबन की बात करते हैं। तो बलबन आपको बोल सकते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत, क्या आपको दिल्ली सल्तनत में क्या है, आपको गुलाम वंश, क्या था, आपको गुलाम वंश। तो उसी के अंतर्गत क्या था, आपको शासक था। इसने रक्त एवं लौह की नीति, क्वेश्चन पूछेगा रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड और आयरन की नीति कौन अपनाया था, बलबन ने अपनाया था अपने विरोधियों को कुचलने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत विभव मापा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत विभव जो होता है यह किससे मापा जाता है, ठीक है। तो समझिएगा दोस्त क्या होता है। देखिए यहाँ पर विद्युत विभव क्या होता है, आपको वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब जानते हैं दोस्त, 3 चीज़ यंत्र को साथ में आपको पढ़ना पड़ता है, लगातार इससे क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको पूछता है गैल्वेनोमीटर, क्या पूछता है आपको गैल्वेनोमीटर। एक आपको आमीटर पूछता है, एक आपको वोल्ट मीटर। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर आमीटर दोनों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा को ही मेजर करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा को मेजर करते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब बहुत छोटा भी करंट रहेगा ना तो उसको भी माप कर सकते हैं। लेकिन एमीटर में क्या होता है, क्या बड़ा से बड़ा करंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, आमीटर जो होता है ना, आमीटर, तो ये आपको पहले तो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो होता है इसको जब कनेक्ट करते हैं ना तो इसको क्या करते हैं, परिपथ में सीरीज मतलब क्या हो गया, आपको श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, श्रेणी क्रम कनेक्ट करते हैं क्रम में। अगला पूछेगा कि इसको जानते हैं हमेशा क्या करते हैं कि आपको, हाँ श्रेणी क्रम तो है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध बोलेगा तो क्या होता है, 0। एक आदर्श आमीटर का पूछेगा प्रतिरोध जो होता है कितना होना चाहिए, आपको 0 होना चाहिए। लेकिन वही आपको पूछेगा वोल्ट मीटर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं विभवांतर। विभवांतर नहीं रहेगा तो वोल्टेज रहेगा, नहीं तो विभव हिंदी में रहेगा बाबू, ठीक ना। और इसको हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल को बोलते हैं कि आपको समानांतर। इसको समानांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं। और इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आपको अनंत होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अल्टीमीटर की बात करते हैं, इसको ऊंचाई मापते हैं। विमान जो हवाई जहाज वगैरह होता है कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको अल्टीमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक ना। अल्टीमीटर से ऊंचाई आप ध्यान रखिएगा।
बैरोमीटर से बात करते हैं तो इससे बैरोमीटर से क्या होता है, आपको प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, क्या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। और बैरोमीटर के रीडिंग से जानते हैं क्या करते हैं, मौसम संबंधित पूर्वानुमान, मौसम संबंधी क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूछता है कि बैरोमीटर का रीडिंग जो होता है आपको अगर क्या है कि आपको धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक पूछेगा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे, एक पूछेगा कि धीरे धीरे कहाँ आपको नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, एक पूछेगा कि अचानक से, क्या बोलेगा आपको, अचानक से नीचे आ गया, तब क्या होगा। देखिए अगर बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे आ गया ना तो हम क्या हो जाएगा, आंधी तूफान। जीवन में अगर कुछ अचानक से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको आंधी तूफान हो जाएगा। और धीरे धीरे आ रहा है तो क्या होगा, बरसात होने की संभावना है। और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो यहाँ मौसम साफ होने की संभावना है। धीरे धीरे ऊपर मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे बरसात, अचानक से नीचे आ जाएगा आंधी तूफान हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक आपको कौन होता है, भारत का केंद्रीय बैंक बोलता है आपको कौन है। ठीक है, केंद्रीय बैंक को अंग्रेजी बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो भारत का सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई का होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, क्या बोलते हैं आपको, बैंकों का बैंक बोलते हैं। बाप का बाप होता है, इसी बैंकों का क्या आपको बैंक है। जैसे हमारे यहाँ समझिए एसबीआई है, पीएनबी है, ऐसा कई सारा बैंक है ना। तो इस सब का रेगुलेट कौन करता है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, इसलिए इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर बैंक कोई डूबने का कगार पा जाता है तो उसको बचाने कौन जाता है, यही करता है, अंतिम रूप से लोन नहीं देता है। ठीक ना, जैसे येस बैंक कुछ पहले डूब रहा था तो उसको बचाने गया था। अब आरबीआई की बात करते हैं तो इसको बनाया गया जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। क्या बोले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको बनाया गया था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रावधान था कि एक केंद्रीय बैंक बनाया जाएगा। ठीक ना, और फाइनली क्या होता है कि 1 अप्रैल, क्वेश्चन पूछेगा 1 अप्रैल 1935 में क्या होता है, इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है, जब स्थापना किया जाता है तो एक प्राइवेट बैंक के रूप में इसका स्थापना किया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारा देश आज़ाद होता है और फिर क्या होता है कि 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी लिख लीजिएगा, 1949 को क्या होता है, इसका भारत सरकार सारा स्टेक खरीद लेता है। जब भारत सरकार अपने अंदर में सारा ले लेता है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं या नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई का क्या होता है, गवर्नर, क्या होता है, वो गवर्नर होता है। तो करेंट वाला एग्जाम के पहले याद कर लीजिएगा। तो आरबीआई के जानते हैं, पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर बोलेगा तो सीडी देशमुख क्या थे आपको, सीडी देशमुख क्या थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय क्या थे आपको, गवर्नर थे। इसको आप इतना ध्यान रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका निर्माण था किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन, क्या नाम था, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। अब देखिएगा ये जो आरबीआई है ना, इसका काम क्या है, बैंकों का बैंक है। इसमें कोई आम जनता, मतलब आम जनता या कोई भी नागरिक कोई खाता नहीं खोल सकता। इसमें क्या होता है, बैंक होता है, जो फाइनेंशियल संस्था होता है ना, उसका क्या होता है, अकाउंट होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम लोग सब क्या है, नागरिक हैं। तो यहाँ पर कोई भी खाता नहीं खुल सकता था। कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पर जनता खाता नहीं खुल सकता, कौन, आपको आरबीआई है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। एक एसबीआई याद रखिएगा, इसका स्थापना 1955 में किया गया था। तो आरबीआई की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, आपको एसबीआई है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बोलेगा तो एचडीएफसी जो होता है ना वो है, लेकिन ऐसे ही पूछेगा तो क्या है आपको एसबीआई। और विदेश में सबसे अधिक शाखा किसका, इसी का है, एसबीआई का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। साबुन का बुलबुला गोल क्या होता है, साबुन जो देखते हैं उसका बुलबुला क्या होता है, गोल होता है। तो गोल क्यों होता है, देखिए जानते क्या होता है कि जो आपका बोल सकते हैं लिक्विड वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, गुण पाया जाता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं आपको, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, क्या बोलते हैं आपको, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो ये पृष्ठ तनाव क्या होता है ना कि प्रत्येक वस्तु में ऐसा गुण पाया जाता है जो क्या होता है, अपने बोल सकते हैं आकार को, अपने आकार को क्या करता है, आकार को छोटा करने का प्रयास करता है, आकार को छोटा करने का प्रयास करता है। इसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे पानी देखते हैं ना, पानी क्या होता है, पानी का बूंद बोलेगा तो क्या होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। तो किस कारण से होता है आपको, ये होता है सरफेस टेंशन का। उस तरह से साबुन का अगर घोलिएगा तो साबुन का बुलबुला क्या होगा, गोल हो जाएगा। तो किसी कारण हो जाएगा, सरफेस टेंशन। बुलाएगा तो इसे देखिए, जानते हैं आकार से होता है। देखिए आदमी क्या होता है, टेंशन आता है ना तो क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है। जब टेंशन नहीं तो लेदा बिक देता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, आपको
कम से कम एरिया रखने की प्रवृत्ति होता है उसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब ये जानते हैं, मुख्य रूप से जानते हैं, इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे, इससे आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा, पानी वाला तो बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि गर्म सूप क्या होता है, आपको ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, जबकि ठंडा हो जाता है तो कम स्वादिष्ट होता है। क्यों जानते हैं, गर्म सूप क्या होता है ना, कोई चीज़ गर्म कीजिएगा ना तो उसका पृष्ठ सरफेस टेंशन क्या होता है, आपको कम जाता है, क्या होता है, कम जाता है। इस कारण से क्या होता है, जीभ पर बढ़िया से चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, ठीक ना। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा तो गोल रहे प्रवृत्ति में रहेगा ना, तो फैलेगा थोड़ी है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, कम जाता है, मुँह जीभ पर पूरा बढ़िया से क्या होता है, फैल जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वो हम पानी से क्या करें, कपड़ा साफ़ करें, क्या है, आपको सर्फ डाल कर कर रहे हैं, तो सर्फ से अच्छा से कपड़ा साफ़ होता है। जानते क्या होता है, सर्फ क्या करता है, पानी के सरफेस टेंशन क्या करता है, कम करता है। इस कारण से क्या होता है कि एकदम मैल तक पहुंच जाता है बढ़िया से, और उसके बाद सफाई करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। उससे पूछता है कि जो आपको नली वगैरह में देखते हैं कि मच्छर वगैरह रहता है, मच्छर वगैरह जहाँ तक बैठा रहता है, लेकिन जब इसमें क्या करते हैं, किरासन तेल डाल देते हैं, तो क्या होता है कि मच्छर इसमें गिर कर मर जाता है। तो होता क्या कि अभी बैठा हुआ है ना इस मच्छर, तो क्यों बैठा हुआ है कि उस पर क्या है कि पानी टेंशन में है, ठीक है ना, तो इस कारण से एक लेयर टाइप बना होता है, मतलब सरफेस टेंशन यहाँ पर अधिक है। लेकिन जब किरासन तेल डालते हैं तो इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, लेयर कोई बनता ही नहीं है, तब मच्छर इसमें क्या होता है, गिर जाता है, क्या होता है, आपको मर जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये है, अब आगे चला जाए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने सर्वप्रथम आपको लगाया था। राष्ट्रीय आय, जैसे आपका घर होता है ना, घर का कुल आय, तो अब घर में क्या है कि आपको 5 गो व्यक्ति कमाने वाला है और 3 व्यक्ति क्या है, खाने वाला है। तब 5 को कमाया 55,000 मान लेते हैं, तो 25 हो गया। लेकिन आदमी कितना है टोटल, 15, सॉरी 5 या 3 कितना, 8 को, तो 25/8 क्या हो गया, प्रति व्यक्ति क्या हो गया, आय हो गया, ठीक ना। एक होता है कुल इनकम, तो जब भारत देश है तो भारत के कुल इनकम को बोलते हैं राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब प्रति व्यक्ति मतलब क्या होता है कि आपको पूरा जनसंख्या पूछेगा, प्रति व्यक्ति मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि कुल जनसंख्या, सर पर कुल आय बटे क्या हो गया, कुल आपको जनसंख्या हो गया, इसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, कोई देश का आपका मेजर करना है कि कितना समृद्ध है, तो राष्ट्रीय आय से पता नहीं चलता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय देखिए मान समझिए क्या है, ये घड़ी है, यहाँ पर 5 व्यक्ति कमाता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये मान लीजिए 5 व्यक्ति कमाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपको 15, यहाँ पर कितना, आपको 15 आदमी है, यहाँ पर कितना है कि आपको 25 आदमी, कितना है, 25 आदमी है, टोटल कितना है, 25 आदमी। यहाँ पर भी क्या आप समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कमाने के लिए मान लीजिए 10,000, कितना कमा रहा है, आपको 10,000 कमा रहा है, तो 10 कितना हो गया। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 5 आदमी मानते हैं कि यहाँ टोटल 5 आदमी है, 10,000 कमा रहा है, तो 10 कितना हो गया, 50, 10 कितना हो गया, 50। यहाँ पर क्या है समझिए कि 20,000 कमा रहा है, तो 20 कितना, 1 लाख कमा ले रहा है, लेकिन आदमी कितना है टोटल 25 को, तो एक आदमी पे कितना पड़ेगा, 4 लाख पड़ेगा, 4,000 पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि 10,000 पड़ रहा था एक व्यक्ति पर, यहाँ पर 4,000 पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमको प्रति व्यक्ति इनकम से ही पता चलता है कि देश समृद्ध है कि नहीं है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कब गणना किए थे, तो 1867-68 में इन्होंने गणना किया था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने गणना नहीं किया था। वैज्ञानिक तरीके से पूछेगा तो VKR भी राव करके नाम था, ठीक है ना। ये किए थे 1931 में वैज्ञानिक तरीके से गणना किए थे VKR भी राव, और जबकि 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर रखिएगा। अब दादा भाई नौरोजी से कई सारा क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने लिखा था आपको पॉवर्टी, क्या लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, थोड़ा साफ लिखा नहीं रहा बाबू, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। इन्होंने दिया था आपको धन निष्कासन इसी को बोलते हैं थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। अंग्रेज के आर्थिक नीति काफ़ी ज़्यादा क्या थे, आलोचक थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले क्या थे, प्रथम भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, इसका इन्होंने 3 बार के बार अध्यक्षता की थे, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया था। और सबसे महत्वपूर्ण कौन था, 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, उसका इन्होंने अध्यक्षता किया था। और यहाँ पर कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग किया गया था। इस सबको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए आरसी दत्त, इससे क्वेश्चन पूछता है। पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलेगा, ये किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, आपको आरसी दत्त लिखा था। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त। क्या नाम है, रमेश चंद्र दत्त, है ना।
पीसी महालनोबिस की बात करते हैं तो ये आपको बोल सकते हैं कि आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय गणना करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इनके नेतृत्व में क्या था कि सेकेंड जो 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ था, सेकेंड पंचवर्षीय में आया था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है। इसी को नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे चलिएगा। अच्छा, जानते हैं बाद में क्या हुआ कि देश जब आज़ाद हो गया तो एक संगठन है CSO, इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का राष्ट्रीय आय गणना करता था। लेकिन 2019 में क्या किया गया, 2 संगठन, एक CSO, एक आपको NSSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों को मिला दिया गया। ये मिला के एक नया संस्था बनाया गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय गणना कौन करता है, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। और 2019 के पहले कौन करता था, CSO करता था। इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है। देखिए हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर होता है, शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है आपको, सेल को बोलते हैं कोश का। और सेल से कई सारा मिलता है तो क्या बनता है आपको, टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या बनता है आपको, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से बनता है आपको ऑर्गन सिस्टम बनता है। और उसके बाद क्या बनता है आपका, बॉडी बनता है। इसी को हिंदी बोलते हैं, ये आपको क्रम याद रखना है, कोशिका बोलते हैं, कोशिका। और कोशिका से उत्तक बनता है, और उत्तक से अंग बनता है, अंग से बनता है अंग तंत्र बनता है। ऐसे क्या बनता है आपको, पूरा आपको शरीर बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि मान लीजिए समझिए कहीं कट फट जाता है, देखते हैं तुरंत ठीक हो जाता है, या बच्चा पैदा होता है तो इसके लिए सेल ही टूट कर तो क्या होता है आपको नया सेल बनता है। तो सेल से ही क्या होता है आपको सेल बनता है, पहला क्लियर रखना है, ठीक है। अब जो सेल टूट करके नया सेल बनता है, इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहा जाता है। और सेल डिवीजन क्या होता है आपको 3 तरह का होता है। एक होता है असूत्री, क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है, असूत्री। एक होता है आपका समसूत्री, क्या होता है आपको, समसूत्री होता है। एक होता है अर्धसूत्री होता है। अब देखिए असूत्री विभाजन वैसे सेल में होता है जो सेल बढ़िया से विकास नहीं किया। और जो सेल बढ़िया से विकास नहीं किया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या, अमीबा की बात करते हैं, है ना। ये सब क्या है, सेल बढ़िया से विकास नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको असूत्री विभाजन होगा। क्लियर है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जो सेल विकास कर गया उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो और समसूत्री और सूत्री कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। मानव की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, समसूत्री विभाजन बहुत आसान याद करना है। समसूत्री विभाजन वहाँ पर होता है जहाँ पर क्या होता है, जैसे मान कहीं कट गया, कहीं छट गया ना, तो वहाँ पर क्या होता है आपको समसूत्री विभाजन। देखते हैं हाथ कट जाने के बाद क्या होता है, वैसा ही कोशिका फिर से आ जाता है। ऐसा नहीं कि हाथ के बगल से कुछ उंगली निकल जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब पैर में उंगली नहीं निकल जाता, पैर कट गया, पैर सही हो जाता है। तो कहीं कट छट गया ना, या कहीं घाव हो गया, मरम्मत होता है, तो वहाँ पर कुछ होता है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री देखिए मनुष्य में गुणसूत्र के समय 46 होता है, कितना होता है, 46 होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि आपको जो मेन जो कोशिका होता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं, है ना। और जो नया सेल बनता है उसको बोलते हैं डॉटर सेल। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वहाँ पर क्या होता है कि आपको बोल सकते हैं कि पेरेंट सेल जितना ही क्या होता है, डॉटर सेल में क्या होता है आपको गुणसूत्र होता है। लेकिन जब वही अर्धसूत्री विभाजन के होता है तो यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन पहले होता कहाँ, देखिए जनन कोशिका, मनुष्य में जहाँ जनन होता है ना, देखिए जनन मतलब मेल और फीमेल मिल के बच्चा पैदा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल से स्पर्म जाता है, स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं आपको, शुक्राणु बोलते हैं। और फीमेल से क्या जाता है आपको, मतलब ओवम जाता है, मतलब एक बोल सकते हैं, अंडाणु बोल सकते हैं, हाँ अंडाणु। और दोनों मिलता है, फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है, आगे बताया जाएगा, ठीक ना, फिलोपियन ट्यूब में होता है। और तो यहाँ पर जो होता है ना, इसके बाद जो नया सेल बनता है ना, उसी को बोलते हैं डॉटर सेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, आधा हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या तो होता है आपको आधा हो जाता है। यहाँ 46 यहाँ कितना हो गया आपको 23 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जहाँ बच्चा पैदा होता है ना, मतलब जहाँ जनन होता है, जनन कोशिका में आपको अर्धसूत्री विभाजन होता है, और बाकी शरीर में कहीं पर भी क्या होता है आपको समसूत्री विभाजन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बोलता है अच्छा, एक लैंगिक जनन क्या होता है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है असेक्सुअल। देखिए जहाँ पर मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा उसको असेक्सुअल, अलैंगिक जनन बोलते हैं। हाँ, जहाँ मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ेगा उसे क्या बोलते हैं सेक्सुअल। जैसे आदमी में, जानवर में, कुत्ता में, मैना में, इसमें क्या होता है सेक्सुअल डिवीजन होता है, लैंगिक जनन होता है।
जबकि बाबू अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में क्या होता है, एक ही सेले पाया जाता है, तो वही मेल फीमेल सब काम करता है, तो वहाँ होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बोलिए लेग जनन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, लेग जनन में क्या हो जाएगा आपको, अर्धसूत्री हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। देखिए दोस्तों क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ ना कि वहाँ पर शासन चल रहा था आपको जेम्स का, जेम्स द्वितीय वहाँ का शासक था, ठीक ना। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि थोड़ा निरंकुश बनने का प्रयास कर, जैसे बताया कि पहले सब जगह राजतंत्र था, तो निरंकुश बनने का प्रयास, तानाशाह बनने का दिशा में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जनता लगातार डिमांड कर रही थी कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक ना। जब नहीं माना तो लोग का क्या कर दिया, क्रांति कर दिया, और जेम्स द्वितीय का किया, हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हुआ, विलियम द्वितीय को क्या किया गया, आपको बनाया गया शासक। तो याद कैसे कीजिएगा, जब से पहले जेम्स था, जेम्स द्वितीय को हटाया गया, तब कौन आया, विलियम द्वितीय, तो दोनों में से में, तो पहले जेम्स था, बाद में कौन आया, विलियम आया। आई कब की बात है, 1688 में, ठीक है। इसको बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं आपको रक्तहीन क्रांति। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्रांति था जहाँ पर बोल सकते हैं हिंसा न के बराबर हुआ था, हिंसा न के बराबर हुआ था, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। राजा को बस मजबूर कर दिया गया कि राजा क्या किया, अपना सीट को क्या किया, छोड़ दिया। अब यहाँ पर हुआ कि ये राजा है, राजा, तो पहले राजा कोई भी निर्णय लेने के स्वतंत्र था, लेकिन अब क्या किया गया कि राजा के बाबू क्या हुआ, एक संसद बना दिया गया। वर्तमान समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी निर्णय खुद से ले सकता है नहीं, उसको क्या करेगा, मंत्री परिषद क्या करेगा, सलाह देगा ना, तब वो निर्णय लेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ किया गया कि संसद का किया, राजा के ऊपर क्या किया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन पहले क्या था कि राजा मेन था, ठीक है। अब हुआ क्या कि संसद राजा के ऊपर क्या किया, कंट्रोल कर लिया। संसद के बिना अनुमति की राजा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसी तरह से जो जनता को अधिकार दिया गया, इसीलिए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति आई हुआ था 1688 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, पंचतंत्र के लेखक कौन। देखिए पंचतंत्र क्या है, एक आपको ग्रंथ है, एक आपको क्या है, ग्रंथ है, या पुस्तक बोल सकते हैं, इसमें बेसिकली बोल सकते हैं ना कि पुस्तक में क्या है कि कैरेक्टर जो होता है, कहानी होता है, कहानी का कैरेक्टर क्या आपको जानवर है, और जानवर और कैरेक्टर माने क्या है कि आपको नैतिक शिक्षा दिया गया है, ठीक है, नैतिक शिक्षा इसमें दिया गया है। इसका लेखक कौन है, आपको विष्णु शर्मा, इसका क्या आपको लेखक है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान के बड़ी क्वेश्चन पूछता है। और देखिए एक बाइबल पुस्तक है, बाइबल एक क्या पुस्तक है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ क्या आपको बाइबल है। तो विश्व में सबसे अधिक कहा जाता है कि बाइबल का ही क्या क्या अनुवाद किया गया है, और उसके बाद माना जाता है किसको कि पंचतंत्र क्या है कि दूसरा पुस्तक है जिसको सबसे ज़्यादा अनुवाद किया गया है। विशाखा दत्त की अगर बात करते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था मुद्रा, क्या आपको मुद्रा राक्षस को लिखा, आपको विशाखा दत्त ने लिखा था, है ना। अमर सिंह की बात करते हैं, इन्होंने लिखा था अमर कोश लिखा था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए क्या हुआ, हमारा क्या होता है, एक संसद होता है, संसद जहाँ पर हमारे यहाँ कानून बनता है, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद में दो घर होता है, नीचे होता है लोकसभा, ऊपर होता है राज्यसभा होता है। इसमें क्या होता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है, जनता डायरेक्ट वोटिंग करता है, चुन के भेजता है। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा इसको कहा जाता है। इसे निम्न का सदन कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जब एक सदस्य का चुनाव होता है तो 5 साल उसका होता है कार्यकाल होता है। इसमें क्या है कि वर्तमान में मैक्सिमम 550 को अधिकतम सीट हो सकता है, पहले 552 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिएगा तो मैक्सिमम 550 हो सकता है, ठीक है। चलिए अब राज्यसभा की बात करते हैं, इसे बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बड़ों का सदन, क्या बोलते हैं, बड़ों का सदन बोलते हैं। और इसको जानते हैं कभी भी विघटन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। लोकसभा का 5 साल के बाद विघटन हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये विघटन नहीं होता है, इसको अस्थायी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक सदस्य सुनाता है ना, तो 6 साल तक क्या होता है, कार्यकाल इसका आपको होता है। अब ध्यान रखना है कि इसमें जानते हैं टोटल 250 को क्या होता है आपको, 250 क्या होता है, सदस्य होता है, ठीक है। अब 250 में से क्या है कि 238 का क्या है कि चुनाव होने की प्रक्रिया क्या होता है, चुनाव के माध्यम से आता है। जबकि 12 क्या होता है कि राष्ट्रपति सीधे उसको मनोनीत क्या करता है, आपको मनोनीत मतलब होता है कि उसको चुनाव में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, जो कोई फील्ड का एक्सपर्ट होगा उसको चुन लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुधा मूर्ति का आपने नाम सुना होगा, सुधा मूर्ति, है ना। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, आपने रेखा का नाम सुना होगा। ये सब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो इनको क्या किया गया, चुन लिया गया बिना चुनाव के। तो इसी को बोलते हैं कि राष्ट्रपति इसको मनोनीत कर रहा है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना मनोनीत करता है, आपको 12 को करता है, मनोनीत
करता है। पहले क्या था ना कि 2 को एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, तो टोटल 12 को राज्यसभा में और 2 को क्या हो गया लोकसभा में, तो टोटल 14 को मनोनीत पहले किया जाता था। लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, तो केवल लोकसभा में 12 सदस्य का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इस तरह संसद में वर्तमान में कितना 12 सदस्य का मनोनीत किया जाता है आपको राष्ट्रपति द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक और ध्यान रखिएगा कि जहाँ सदस्य रहेगा ना राज्यसभा में, इसमें क्या होता है ना कि बोल सकते हैं कि इसका प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होता है रिटायर कर जाता है। एक सदस्य आएगा तो 6 साल तक रहेगा, लेकिन यहाँ पर होता है क्या कि 2 साल पर क्या होता है कि 1/3 सदस्य क्या होगा आपको रिटायर होते चलेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है थोरियम के बारे में कि थोरियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। तो थोरियम बेसिकली क्या होता है कि मोनाजाइट क्या होता है, ये आपको बालू होता है, रेत होता है ना, उसमें पाया जाता है आपको थोरियम पाया जाता है। देखिए ऐसे कई जगह पाया जाता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक क्या होता है केरल हो गया। और केरल में क्या है कि आपको बालू जो होता है ना, तटवर्ती इलाका में बालू होता है, उसी रेत से क्या प्राप्त होता है आपको थोरियम प्राप्त होता है, मोनाजाइट नामक बालू से प्राप्त होता है। अब समझिएगा, जानते हैं थोरियम बेसिकली क्या है कि एक आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो सक्रिय क्या होता है आपको तत्व होता है। और इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 90 कितना होता है आपको 90 होता है। इसको TH से दिखाते हैं। अब देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक थोरियम भारत में पाया जाता है। और भारत में कहाँ? केरल में। पूरे विश्व में थोरियम कहाँ पाया जाता है? भारत में कहाँ? केरल में। अगला क्या है कि देखिए जैसे परमाणु ईंधन, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाया जाता है, तो परमाणु ईंधन जैसे पेट्रोल वगैरह जला करके हम क्या बोलते हैं मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, तो ऐसे आपको नाभिकीय रिएक्टर अगर चलाना होता है तब परमाणु ईंधन का इस्तेमाल किया था। अब परमाणु ईंधन में समान तौर पर क्या होता है कि या तो यूरेनियम क्या बोले आपको यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है ना, या तो आपको प्लूटोनियम की बात करते हैं, प्लूटोनियम की बात करते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है। मुख्य रूप से क्या होता है यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम का भी किया जा सकता है। अब क्या है कि थोरियम का भी क्या है इस्तेमाल करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। हालांकि पूरी तरह से थोरियम का इस्तेमाल अभी हो नहीं रहा है, लेकिन थोरियम का इस्तेमाल करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। इसलिए थोरियम कई बार क्या है कि भविष्य का इसको ईंधन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। हालांकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन क्या बोले आपको हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन, ठीक ना। तो अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये बना लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा ही दिया कि भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं और थोरियम रहेगा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन में लगेगा, लेकिन अगर थोरियम रहेगा हाइड्रोजन दोनों रहेगा तो हाइड्रोजन बनना है। क्लियर हो गया। लिग्नाइट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं भूरा कोयला। क्या बोलते हैं आपको? भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला बोलते हैं। अब देखो कोयला जो होता है ना, कोयला क्या बेसिकली बोल सकते हैं 4 प्रकार का कोयला आपको होता है। कोयला कितना 4 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पीट, एक को बोलते हैं आपको पीट के बाद लिग्नाइट क्या बोले वो लिग्नाइट हो गया। एक हो गया आपको बिटुमिनस, क्या हो गया बिटुमिनस हो गया। एक हो गया एंथ्रासाइट, क्या हो गया एंथ्रासाइट हो गया। अब देखिए सबसे खराब पीट होता है इसमें देखिए कार्बन की मात्रा जिसमें अधिक होगा वो उतना अच्छा कोयला होगा। एंथ्रासाइट में क्या होता है 90% से ऊपर होता है, और इसमें क्या 50% से भी कम होता है पीट में, ठीक ना। तो पीट सबसे खराब होता है, एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला क्या बोलते हैं? इसको भूरा कोयला बोलते हैं, भूरा कोयला इसको लिग्नाइट कहते हैं। जानते हैं तमिलनाडु में क्या होता है कि आपको लिग्नाइट कोयला काफ़ी ज़्यादा अधिक पाया जाता है। और बिटुमिनस को बोलते हैं सामान्य किस्म का कोयला, इसको सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, सॉफ्ट कोल। हमारे घर में जो इस्तेमाल होता है मैक्सिमम क्या होता है बिटुमिनस होता है। हमारे यहाँ कोयला तो पूरा पाया जाता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी कोयल नहीं पाया जाता है, इसलिए हम बाहर से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। डोलामाइट की बात करते हैं तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दोनों का क्या आपको अयस्क होता है। क्या होता है? इसका होता है CaMg, है ना, CO3, इसका होल्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है डोलामाइट का, ठीक है ना। ऐसे नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कैल्शियम मैग्नीशियम। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का। क्रोमाइट की बात करते हैं तो क्रोमियम और बोल सकते हैं कि आयरन मिलाकर क्या क्रोमाइट बना दिया जाता है, ठीक ना। मुख्य रूप से मोनाजाइट पूछेगा, लिग्नाइट पूछेगा, बस याद रखिए। आगे चलिए, गदर पार्टी की स्थापना की बात करता है, कब किया गया था। देखिए ये भारत है, ठीक ना। यहाँ पर कहीं क्या आपको अमेरिका, यहाँ पर क्या आपको अमेरिका है, यहाँ पर अमेरिका है। तो अमेरिका में क्या हुआ था कि सैन फ्रांसिस्को में क्या है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। ऐसे कई सारे व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। लाला हरदयाल के नाम सुना, लाला हरदयाल के नाम सुना होगा, है ना। सोहन सिंह भाखना का अपना नाम सुना होगा, सोहन सिंह भाखना। तो ये सब क्या था प्रमुख लीडर थे, सोहन सिंह भाखना की बात करते हैं, ये हो गया, है ना। और एक क्या इनका पत्रिका चलता था गदर, क्या गदर नामक एक पत्रिका इनका चलता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और गदर पार्टी का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन क्या था कि जब 1914 से 18 तक प्रथम युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें क्या था कि भारत में बोल सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधि के माध्यम से भारत को आज़ाद करने का इन्होंने प्रयास किया था। और इनका गतिविधि का प्रमुख केंद्र क्या था? अमेरिका और कनाडा। क्या बोले आपको? अमेरिका और कनाडा क्या था? इनका गतिविधि का प्रमुख केंद्र आपको था अमेरिका और कनाडा था, ठीक है। गदर पार्टी का सबसे बड़ा विशेषता क्या था ना कि देखिए हमारे जो भी क्रांतिकारी गतिविधि होता था तो वहाँ पर क्या कि धर्म के नाम पर लोग शपथ लेता था, जय भवानी माई, जय काली माई। लेकिन यह क्या था गदर पार्टी की धर्म निरपेक्ष, कि आपको
निरपेक्ष नीति अपनाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मनिरपेक्ष नीति इन्होंने अपनाया था, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 1915 में एक क्वेश्चन पूछता है, आया था बाबू क्या, भारत रक्षा अधिनियम। भारत रक्षा अधिनियम कब आया था? 1915 में आपको आया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1916 की बात करते हैं तो आपको लखनऊ समझौता क्या होता है, आपको लखनऊ समझौता हुआ था, आपको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपको मिला था। 1914 की बात करते हैं तो 14 से 1918 तक क्या प्रथम युद्ध आपको चला था, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा की बात करते हैं कि कर्क रेखा किस राशि से नहीं गुजरती है। देखिए, ये अगर पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको या तो भूमध्य बोलते हैं या इसी को बोलते हैं आपको विषुवत भी बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं, इक्वल भाग में बांटा है। 23.5 ऊपर चलिएगा, 23.5 ऊपर चलिएगा, ऊपर में नॉर्थ होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में होता है आपको साउथ होता है। तो इसको बोलते हैं आपको कर्क, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं आपको, कैंसर कहते हैं। आज 23.5 अगर नीचे आइएगा ना, 23.5 नीचे आइएगा, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो सुनिएगा, भारत जानते हैं क्या है कि यहाँ बात करते हैं तो भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक ना। तो भारत क्या, ये जो आपको ये 23.5 डिग्री बोले, ये कर्क रेखा क्या होता है, भारत के लगभग क्या होता है, बीचे बीच से क्या होता है वो गुजरता है। यहाँ देखिएगा तो भारत में क्या होता है, टोटल ये आपको 8 राशि से क्या होता है आपको गुजरता है, आपको कर्क रेखा। अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या क्या पूछता है, ये सब कहाँ कहाँ सबको जाता है। तो एक तो देखिए आपको गुजरात, दो याद कीजिए, गुजरात हो गया, एक क्या हो गया आपको राजस्थान हो गया, राजस्थान से भी कुछ एरिया से जाता है, गुजरात राजस्थान हो गया। फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या हो गया आपको, झारखंड क्या हो गया आपको, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। इधर हो गया त्रिपुरा, यहाँ हो गया मिजोरम। ध्यान रखिएगा कि मणिपुर से कर्क रेखा आपको नहीं गुजरता है, ठीक ना। इसके लोग अलग अलग ट्रिक याद करता है, कोई बोलता है कि मित्र पर क्या बोलता है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार याद कर ले है, तो कोई याद कर ले गुरझाम पत्र में। देखिए जो जैसे आपको ट्रिक हो सकता है याद कर लीजिएगा, ऐसे जनरली ट्रिक की आवश्यकता पड़ता नहीं है समांत पर। म से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, है ना, छ छत्तीसगढ़ हो गया, झा से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया, बस हो गया। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, है ना। बताइए तो बोलिए, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, पश्चिम बंगाल से गुजरेगा, झारखंड से गुजरेगा, कर्क रेखा बिहार से आपको नहीं गुजरता है। बिहार देखिए ऊपर है, यहाँ पर क्या आपकी बिहार, ये हमारा क्या प्यारा बिहार है, ऊपर में है, ठीक ना। अब पूछा गया है कि सूरत किस नदी किनारे है, तो ये सब रट के याद करना पड़ता है, कौन नदी किनारे कौन शहर बसा हुआ है। या सूरत क्या है आपको ताप्ती नदी किनारे बसा, देखिए भारत हो गया, नहीं भारत हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि नर्मदा, यहाँ पर क्या आपको ताप्ती है। देखिए ऐसे भारत की जो मैक्सिमम नदी होता है ना, क्या होता है कि बोल सकते हैं कि पूरब की ओर प्रवाहित होता है, पूरब की ओर प्रवाहित जाकर बंगाल खाड़ी में गिरता है, कुछ अरब सागर में इधर आता है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर में गिरता है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है ना, जो क्या होता है कि आपको पश्चिम की ओर, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहता है, ये रिफ्ट वैली से या भ्रंश घाटी से होकर के बहता है बाबू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सूरत क्या होता है, ताप्ती नदी किनारे आपको बसा हुआ, ये आपको क्लियर याद रखना, ठीक है ना, बस हो गया। ताप्ती नदी के बारे में बताइए दिए कि आपको पश्चिम की ओर बहता है, पश्चिम की ओर बहता है, पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा भी बहता है। और यहाँ पे एक माही नदी है, यहाँ पे क्या माही नदी, तो जो कर्क रेखा उधर बताया था, तब माही नदी क्या होता है, कर्क रेखा क्या करता है, 2 बार आपको काटता है ना। और लूनी नदी की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपको अरावली पहाड़ी, यहाँ पर अरावली पहाड़ी से निकलता है, यहाँ पर गुजरात में कच्छ के रण में गायब होता है। तो मतलब ये ऐसा नदी, पहले से क्या नमकीन नदी है, क्या आपको नमकीन नदी पहला हो गया। अगला क्या ऐसा नदी है जो मतलब बोल सकते हैं रेगिस्तान से निकलता है, रेगिस्तान से निकलता है और रेगिस्तान में क्या होता है आपको गायब हो जाता है। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है कहाँ गायब होता है, कच्छ खाड़ी में आपको गायब हो जाता है। अब देखिए हिंदी से भी क्वेश्चन पूछता है कुछ, तो हिंदी से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंगूठा चूमना मुहावरा का क्या अर्थ है ना। तो इसका मतलब होता है खुशामद करना, क्या होता है खुशामद करना, मतलब उसको मनाना, रुस गया उसको क्या करना, मनाना होता है। अंगूठा चूमना क्या होता है, खुशामद करना होता है। ये आपको रट के मुहावरा कुछ याद करना पड़ेगा, हिंदी से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन जानते हैं, खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सुनील छेत्री पूछा गया कौन खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। आपका एक स्मृति मंधाना के बारे में पूछा गया था, स्मृति मंधाना पूछेगा, ठीक है ना, मंधाना। तो ये क्या आपको है, क्रिकेट से क्या आपको संबंधित है ना। ऐसे मैरी कॉम पूछेगा, मैरी कॉम। तो आपको बॉक्सिंग से क्या, आपको बॉक्सिंग से संबंधित है। एक पंकज अडवाणी पूछता है, अडवाणी पूछता है। ये क्या हो गया, बिलियर्ड से हो गया। तो देखिए नीरज चोपड़ा पूछेगा तो भाला फेंक पूछेगा, कौन आपको, नीरज चोपड़ा।
और बाकी क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट होगा तो आप सब जानते होंगे, सब क्वेश्चन पूछता है खास जानते हैं। जो ओलंपिक वगैरह में या कोई गेम होता है उसमें कोई पदक जीत लिया तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो किया था एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार किया था नरेंद्र सिंह कपानी। कौन किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं संकेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना, ट्रांसमिशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर पूछता है किस सिद्धांत पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे क्या करता है? आपको काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या होता है, और भी कोई चीज़ काम करता है, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना, हीरा में कटिंग किया जाता है उसी पे इसका चमक होता है, हीरा का चमकना की बात करते हैं, ये पूछता है, ठीक ना। इसके अलावा सुना मृग मरीचिका, मृग मरीचिका का नाम सुना होगा, रेगिस्तान में बनता है, तो ये भी क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न है, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो बता ही दिए थे, इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्या 1688 में हुआ था, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया। बाकी देखिए पहला क्लास था, तो कोई भी अगर सुझाव आपका होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। सुझाव मतलब क्या है, और ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता है या जितना बता रहे हैं इससे अनुसार चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। और साथ ही थोड़ा सा राइटिंग वगैरह में क्या थोड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि मतलब पैड पर थोड़ा सा ज़्यादातर हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ठीक ना, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्त। अच्छा पीडीएफ की बात करिए ना, इसका पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ जो सोल्यूशन का होगा तो द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।